तो एक्चुअली में पीपीटी, चलो मैं इतने बताता हूँ, ये लोड होती है पीपीटी, आई डोंट नो क्या हो रहा है इसमें। आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, कैन यू प्लीज टेल मी? Sir, logo. Only the logo. लोगो, ओके, नॉट द कर्सर? No, sir. Sir, cursor also. This rainbow colored is spinning, huh? No. I'm just stopping for a while. खुशी क्या हुआ? खुशी is again lost. चलो इसमें बताता हूँ ये जो भी लोड हो रहा है। हाँ, तो मैं बताया था कलेक्शन ऑफ डेटा हमारा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से होता है। आप मुझे बता सकते हो कि जब हम आप अपनी जो डे टू डे लाइफ है, इसमें आप किसी चीज का ट्रैक रखते हो? कोई ऐसा डेटा जो आप कलेक्ट करके रखते हो कि हाँ ये मेरे काम आएगा, अपार्ट फ्रॉम योर डियर डायरीज एंड ऑल? कुछ भी आप कलेक्ट करके रखते हो इंफॉर्मेशन किसी भी चीज की? जस्ट टेल मी। अक्षर? Sir, रिमा, निकिता, गौरी, पार्थ, सलोनी, तनिषा, खुशी, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप स्टोर करके रखते हो, नॉट डेली बेसिस पे भी, चलो वीकली बेसिस पर या कुछ भी। वेदर फोरकास्ट, ओके, यू कीप ट्रैक ऑफ दैट। आई डोंट थिंक कि आप उसका कलेक्शन रखते होगे, यू कीप ट्रैक ऑफ दैट कि आज कैसा मौसम रहेगा, बट यस दैट इज ऑल्सो एन इंफॉर्मेशन और डेटा। इज इट और कोई इफ डायरी एंट्री ऑफ एवरी डे, चलो ठीक है, डायरी एंट्री ऑफ एवरी डे, व्हाट डू यू राइट इन योर डायरीज? पर्सनल मैटर है, बट आई वुड लाइक टू नो जस्ट एक आउटलाइन कि क्या लिखते हो, कि डे कैसे स्पेंड किया, या फिर अपने स्कूल की इंफॉर्मेशन जो आपको होमवर्क मिला है या वॉट एवर, पेरेंट्स व्यू, स्टॉक मार्केट्स, ओके, यस, व्हाई, ओके, एंड हाउ अबाउट कि आपके पेरेंट्स आई थिंक ग्रोसरी वगैरह का भी ट्रैक रखते होंगे, या फिर आप भी अपनी, अगर आपको पॉकेट मनी या समथिंग, आप कुछ एक फिक्स अमाउंट मिलता है कुछ पैसे? सर, यस, बोलो खुशी। सर आप ये कर सकते हो आपने क्या पढ़ाया है, क्योंकि बार बार मीटिंग एंड हो रही है मेरी। अभी कुछ नहीं पढ़ा है मैंने, अभी जस्ट स्टैटिस्टिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं खुशी, कि क्या होती है और कैसे होती है, जस्ट कि डेटा क्या होता है, जस्ट ये पूछ रहा हूँ मैं, वो भी आपसे ही पूछ रहा हूँ कि आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो डेली बेसिस पे, कुछ अगर इंफॉर्मेशन करते हो तो उसके बारे में बताना। एनीवेज चलो ये स्लाइड हो गई ओपन, मैं बताता हूँ। ये फर्स्ट स्लाइड ही है खुशी, सो जस्ट देखते रहो। सर व्हाट हैड हैपेंड इन माय कंप्लीट डे विद मी? यस ठीक है, कूल, चलो ठीक है। डेटा हमारा, डेटा देखो, डेटा होता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं या फिर हम किसी दूसरे सोर्स से कलेक्ट लेते हैं, उसको शेयर करते हैं। डेटा मेनली द फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज, न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं और कुछ और भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर मेरे को ब्लड ग्रुप का रिकॉर्ड रखना है
तो दैट विल नॉट बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू, वो आपकी अल्फाबेटिकल वैल्यूज होंगी। या फिर मुझे अगर ये देखना है कि किस किस टाइप के पौधे मेरे टेरेस गार्डन में है, तो उसमें मैं पौधों के नाम लिखूंगा। अगर नंबर्स ऑफ प्लांट्स लिखने हैं तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, अगर नेम्स मुझे देखने तो फिर वो एक नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो यहाँ पर डेटा इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड डेटम, जिसका मतलब इंफॉर्मेशन ही होता है। इसको याद करने की जरूरत आपको है नहीं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो ऑब्जर्वेशंस और इंफॉर्मेशन जो हमारी होती है मेनली, उनको हम डेटा बोलते हैं। डेटा हमारा प्राइमरी डेटा हो सकता है या सेकेंडरी डेटा हो सकता है। प्राइमरी डेटा जो इन्वेस्टिगेटर या फिर ऑब्जर्वर खुद कलेक्ट करता है ना। अगर मैं कुछ अपने स्टूडेंट्स का ट्रैक रखता हूँ तो वो मेरा प्राइमरी डेटा है, क्योंकि वो मैं डायरेक्ट खुद ही कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं किसी से ले नहीं रहा। तो दैट इज माय प्राइमरी डेटा। मुझे आपके नाम पता होने चाहिए, मुझे आपके फोन नंबर्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आपकी जो भी फी मेरे पास आई है, या फिर जितने सेशंस आपने अटेंड किए, जितने मिस करे, जितना होमवर्क आपने मेरे को दिया, या फिर जितने आप मार्क्स ऑब्टेन करे, कितने टेस्ट अटेम्प्ट करे, वो सारी इंफॉर्मेशन मेरा प्राइमरी डेटा है, जिसके बेस पे ऑब्वियसली बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकता हूँ, या उनको आपकी स्टेटिस्टिक्स बता सकता हूँ कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। तो बहुत यूजफुल हो गई होंगे। तो दैट्स व्हाई डेटा इज इम्पोर्टेंट, और उसमें प्राइमरी डेटा तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो स्पेसिफिकली मेरे ही यूज के लिए है। तो प्राइमरी डेटा जिसमें हम जो डेटा कलेक्टर होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है या ऑब्जर्वर होता है, वो किसी डेफिनेट प्लान या पर्पस से किसी डेटा को कलेक्ट करता है, उसको हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। और सेकेंडरी डेटा जो हम किसी और से कलेक्ट करते हैं, किसी और से डेटा कलेक्ट करते हैं। कोई इसका एग्जांपल बताओ सेकेंडरी डेटा का। कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, मैं सिर्फ आपके घर की बात नहीं कर रहा, कहीं से भी आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। Sir, please repeat the define of the secondary data. सेकेंडरी डेटा अभी डिफाइन तो नहीं कर, बट सेकेंडरी डेटा इज दैट डेटा जो हम किसी और, हमारे लिए कलेक्ट कोई और करता है और फिर उससे हम लेते हैं किसी और यूज के लिए। मतलब एक इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन के पास या फर्म के पास में ऑलरेडी स्टोर्ड है, और मुझे अपने यूज के लिए वो इंफॉर्मेशन लेनी है। गूगल कैन बी, हाँ, गूगल इज अ सेकेंडरी डेटा के सोर्स। स्कूल रिपोर्ट्स कार्ड, यस, स्कूल रिपोर्ट्स कार्ड आपके पेरेंट्स के लिए सेकेंडरी डेटा है। Sir, books. बुक्स कैन बी सेकेंडरी डेटा, यस। बुक्स में इंफॉर्मेशन किसी और ने ऑब्जर्व करके लिखी और आपने उसको यूज करा, ठीक है। और या फिर हो सकता है जैसे टीवी से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे आपका जो सर्वेज होते हैं, या फिर लिटरेसी रेट है, या फिर इलेक्शन पोल्स के आपके एग्जिट पोल्स है, वो सब आपका सेकेंडरी डेटा है। वो आप नहीं यूज कर रहे हो, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन किसी और से मिल रही है। यस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये इंफॉर्मेशन आपने नहीं कलेक्ट करी, कोई और इंफॉर्मेशन उस पर डाल रहा है, और वो इंफॉर्मेशन आपके यूज की है और आप उससे ले रहे हो, ठीक है। ऑल्दो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अब तो बहुत ज्यादा फेक न्यूज भी आती है। Anyways, we are not here to discuss that. So secondary data, some data which is collected by someone and used by any other person. आपको पता है, आप कभी जैसे मॉल्स वगैरह में जाते होगे, पहले जाते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि कुछ पर्सन्स आपके पास फॉर्म लेके आ जाते थे कि सर फ्री हॉलीडेज मिलेंगे या फ्री आपको कुछ मिलेगा, तो ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए एंड ऑल। तो एक्चुअली में वो फ्री में क्यों दे रहे थे आपको, कुछ चीज कुछ फ्री में क्यों दे रहे थे उसके बदले में, कि आप अपनी इंफॉर्मेशन दोगे और आपको कुछ फ्री स्टफ देंगे, कोई गिफ्ट देंगे, या फिर कोई हॉलीडे, कोई लकी ड्रॉ कूपन और समथिंग लाइक दैट। वो इसलिए देंगे बिकॉज वो उनका एक वे होता है एक्चुअली में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। उस फॉर्म में आप अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करते हो, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, अपना नाम, एड्रेस समटाइम्स, एंड नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, एंड आपकी एज, ये सब फिलअप करते हो। वो इंफॉर्मेशन वो अपने सिस्टम में फीड करते हैं, और फिर वो उन कंपनीज को वो इंफॉर्मेशन बेचते हैं जिनके वो यूज में आती हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स वाले जो आपको कॉल करते हैं, बैंक वाले जो आपको कॉल करते हैं, टेली मार्केटिंग वाले जो कॉल करते हैं, उनके पास ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, वो उन सर्विस से आती है। तो उनका बहुत फायदा होता है, आपसे उन्होंने इंफॉर्मेशन ली और साथ में
फॉर्म आपने जब फिलअप करा तो उसमें छोटा सा एक पॉइंट होता है, आप शायद कभी नोटिस भी ना करो, जब से लॉ आया कि कोई भी आपको टेलीमार्केटिंग से रिलेटेड कॉल या मैसेजेस नहीं कर सकता। डीएनडी एक टर्म होती है गवर्नमेंट की, जिसके बेस पर आपको कोई जबरदस्ती कॉल करके परेशान नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने किसी का फॉर्म खुद फिलअप करके उसमें अपना नंबर डाला है तो दे हैव राइट टू कॉल यू। तो उस फॉर्म को फिलअप करने से क्या हुआ, आपने उनको वो राइट्स दे दिए कि वो आपको प्रमोशनल मैसेजेस भेज सकते हैं, वो आपको प्रमोशनल कॉल कर सकते हैं, वो आपको कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो कि आपके इस पे भी आते हैं, जो आप शोरूम्स वगैरह में जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आपका नंबर जरूर पूछते हैं, सर आपका नंबर या मैम आपका नंबर। तो वो वही इंफॉर्मेशन होती है जिसके बेस पर वो अपना बहुत फायदा करते हैं टेलीमार्केटिंग के मैसेजेस भेजकर या फिर अपना प्रमोशन करके। तो दिस इज हाउ दे आर यूजिंग सम इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय सम अदर कंपनी। आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी उन लोगों ने जो मॉल्स में घूम रहे थे फॉर्म लेकर। उन लोगों ने अपनी एक कंपनी बनाई हुई थी जहां पर सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्शन किया जाता है और वो डेटा अकॉर्डिंगली अलग अलग लोगों को बेचा जाता है। वहां पर अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने वो फॉर्म फिलअप करा है, तो वो आपका डेटा ऐसी कंपनीज को भेजेंगे जो स्टूडेंट से रिलेटेड स्कीम्स चलाते हैं, जैसे ऑनलाइन ट्यूटिंग की या फिर ऑनलाइन क्लासेस की या फिर स्टडी मटेरियल्स की। तो दिस इज हाउ सेकेंडरी डेटा वर्क्स कि किसी ने कलेक्ट करा और किसी दूसरे ने एज पर अपनी नीड उनसे खरीदा। दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस सिर्फ डेफिनेशन के बेस पर लिखा आ सकता है या फिर एग्जांपल के बेस पर वो पूछ सकते हैं कि यूजिंग एग्जांपल्स the difference या tell the difference between primary data and secondary data. Now उसके बाद में रॉ और अनग्रुप डेटा। रॉ डेटा क्या होता है, कोई बताएगा रॉ और अनग्रुप डेटा? So the data which has not been analyzed and not arranged in a sequential order. जैसे कि कोई एग्जांपल? ठीक है, द करेक्ट डेफिनेशन यू मेंशन कि कोई भी ऐसा डेटा अनयूज्ड 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 एक्चुअली नॉट द प्रॉपर वर्ड, अनयूज्ड नहीं बोल सकते, अनयूज्ड की जगह आप कह सकते हो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। सपोज करो मैंने, आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, मैं आपकी क्लास में आया और मैंने एक पेपर सबसे जो कॉर्नर पे लड़का बैठा था या लड़की बैठी थी, स्टूडेंट बैठा था, उसको पकड़ा दिया, मैंने कहा कि इस पे अपना फोन नंबर लिख दीजिए, उसने और पास कर दीजिए। उसने अपना फोन नंबर लिखा, फिर दूसरे स्टूडेंट को पास कर दिया, उसने भी अपना फोन नंबर लिखा, थर्ड को पास कर दिया। इस तरह से मेरे पास सारी क्लास के फोन नंबर्स आ गए। बट वो फोन नंबर्स मेरे किस काम के हैं, क्योंकि उस पर ना तो ये लिखा है कि वो किसका फोन नंबर है, ना ये लिखा है कि वो किस क्लास का फोन नंबर है, ना ही ये लिखा है कि उसके पेरेंट्स क्या करते हैं। मतलब उसमें कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फोन नंबर है। तो उन फोन नंबर्स का मैं बिना कुछ जाने कि ये किसके फोन नंबर्स हैं, मैं उनका यूज कुछ अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, आंख मीच के उनपे अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट जो उनसे रिलेटेड है वो भी, जो उनसे रिलेटेड नहीं है वो भी, वो मैसेज भेजूं, प्रमोशनल एक्टिविटीज भेजूं, चाहे वो आपके काम के भी ना हो। सपोज करो आप स्टूडेंट हो, आपने मुझे फोन नंबर दिया और मैं आपको भेज रहा हूँ स्टॉक मार्केट के प्रमोशनल एक्टिविटीज, या फिर मैं आपको भेज रहा हूँ गोल्ड खरीदने की एक्टिविटीज, ऑब्वियसली दोज आर नॉट ऑफ योर यूज। तो अनऑर्गेनाइज डेटा, अनग्रुप डेटा, जिसमें इंफॉर्मेशन क्लियरली आपकी मेंशन ना हो, आपका जो डेटा है वो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, ऑर्गेनाइज नहीं होगा और उसे देखकर आपको पता भी नहीं चलेगा। या फिर मैं आपके, अगर मैं टीचर हूँ और मैंने पूछा कि आपके क्या क्या मार्क्स है, आप इस पेपर पे लिख दो, विदाउट मेंशनिंग नेम आपने उस पे क्लास के मार्क्स लिख दे कि ये स्टूडेंट्स के मार्क्स आए आउट ऑफ 100। तो उसमें एक तो मुझे यही नहीं पता चलेगा, मुझे अगर लीस्ट मार्क्स ढूंढने हैं तो मुझे सबसे पहले सारे डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ पे सबसे कम मार्क्स है, कौन से मार्क्स है। तो वो नहीं आएंगे। सलोनी, आई थिंक यू हैव प्रॉब्लम विद योर डिवाइस टुडे, आप बार बार लॉग आउट भी हो रहे हो, प्लीज चेक योर डिवाइस। बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड डेटा में ये डिफरेंस होता है कि अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, उसमें इंफॉर्मेशन, यस, ग्रुप डेटा हमें बनाना पड़ेगा उससे, तो उसके लिए हमें फिर ग्रुप डेटा की तरफ हम मूव करेंगे। ऑर्गेनाइज डेटा आपको पता चल गया कि ऐसा डेटा जिसमें
इंफॉर्मेशन जम्बल्ड हो, हौच पौच हो, कि कोई कहीं पर लिखा है, कोई कहीं पर लिखा है, कुछ कहीं पर लिखा है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसको हमें मिक्सअप कर रखा है और उसे सेग्रीगेट करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यस, so raw or ungrouped data, the data obtained in original form is called raw data or ungrouped data. आपके घर पे भी आते हैं, जैसे आई थिंक जो सेंसस वाले आते हैं, बहुत बहुत टाइम तक बैठ कर जाते हैं, आपकी पूरी फैमिली की इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, तो वो भी एक तरह से अनग्रुप्ड डेटा है। वो हर पेज पर हर फैमिली का डेटा होता है, जिसमें मिक्सअप इंफॉर्मेशन होती है कि कितने मेंबर्स हैं फैमिली में, उसमें से अडल्ट कितने हैं, कितने किड्स हैं, और कितने डिपेंडेंट हैं, कितने इंडिपेंडेंट हैं, कितने गवर्नमेंट जॉब में हैं, कितने प्राइवेट जॉब में हैं, कितने उसमें से फिजिकली क्या कह सकते हैं, एबल नहीं है, या फिर व्हाट इज द प्रॉपर वर्ड व्हिच गवर्नमेंट्स टोल्ड मी, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। तो इस टाइप की कितने पैट्स हैं, ये भी होती है इंफॉर्मेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये भी इंफॉर्मेशन रखती हैं। तो वो सारा आपका ऑर्गेनाइज डेटा है। अगर उसमें से मुझे किसी ने बोल दिया आपके पास, उन्होंने तो फॉर्म भरे और वो फॉर्म फिलअप करके एक जगह रख दिया, और किसी ने पूछा कि इसमें से जरा बताना कि किड्स जो हमारे 5 ईयर्स से कम के किड्स हैं वो कितने हैं इस कॉलोनी में, तो ऑब्वियसली मुझे ईच एंड एवरी फॉर्म को एनालाइज करना पड़ेगा, उसमें से मुझे देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे हैं, फिर उनको ऐड करूंगा, उसके बाद में मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी, विच इज अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। अगर वो ऑर्गेनाइज्ड तब होगा जब वो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट करके उसमें किड्स का अलग सेक्शन होगा, उसमें अडल्ट्स का अलग सेक्शन होगा, उसमें एम्प्लॉयज का अलग होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, तो उससे मुझे फिर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अनग्रुप डेटा जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म में आता है और जिसको हम ग्रुप्ड नहीं करके रखते, देन ग्रुप डेटा जिसको हम ऑर्गेनाइज करके रख लेते हैं, कंडेंस करके रख लेते हैं, जो जो हमारी काम की इंफॉर्मेशन है उसको हमने निकाला और उसकी कॉलम्स बनाया और उसमें उसको करके रख दिया, दैट इज ग्रुप्ड डेटा। ये सिंपल सी आपकी डेफिनेशंस है। इसमें जो मेन है आपका प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा है, ये तो आप खुद भी लिख सकते हो, इसको ध्यान रखना प्राइमरी और सेकेंडरी, बिकॉज इसके बेस पर क्वेश्चंस 1-2 मार्क्स के आ जाते हैं। आपको एग्जांपल दे देंगे, जो अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में भी है, एग्जांपल्स दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ ये प्राइमरी डेटा है या फिर सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि अगर वो किसी और आपको मीडियम से मिल रही है तो दैट इज सेकेंडरी डेटा। अगर आप डायरेक्ट उसको कर रहे हो या फिर जो यूज कर रहा है वो डायरेक्ट उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो उसके लिए प्राइमरी इंफॉर्मेशन होगी। फिर है हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसके बेस पर ये चैप्टर हमारा होगा फिनिश एट दिस फर्स्ट एक्सरसाइज। Presentation of data: when data is collected, it is presented in the form which can be easily analyzed and interpreted. तो इसमें आप देखोगे वेरियस वेज होते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा को हमारे को ऑर्गेनाइज करने के। सबसे पहला है डेटा प्रेजेंटेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आप अभी तक करते आ रहे हो बहुत छोटी क्लासेस से, कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको रखना या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में किन्हीं वैल्यूज को रखना आता है। छोटे से बड़े के ऑर्डर में हम रखते हैं तो वो क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटे के ऑर्डर में रखना। तो वो भी हमें हेल्प करता है, उससे हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज का एटलीस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं देखकर कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम क्या है, मिडिल वैल्यू या मीडियन वगैरह जो अभी आगे आएंगी वो सब भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कंसीडर द ये मार्क्स हैं हमारे, आपको पता है कि असेंडिंग क्या होता है, ये मार्क्स दिए हुए हैं। तो अगर मुझे इसमें से मैं पूछूं कि सबसे बताओ सबसे कम मार्क्स किसके आए, तो मुझे हर एक इंफॉर्मेशन को देखना पड़ेगा। और अगर मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया तो मुझे सिंपली पता होगा कि जो सबसे छोटा जो सबसे कम मार्क्स होंगे, ये रॉ डेटा है आपका, आपको पता है कि हमने कलेक्ट करा रॉ डेटा, इसको ऑर्गेनाइज करा हमने असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में करने से ये फायदा होगा कि मुझे हाईएस्ट मार्क्स डायरेक्ट पता चल रहा है क्या है 62 है, और लीस्ट मार्क्स क्या है 25 है। मुझे इसमें देखना नहीं पड़ेगा कि ढूंढना नहीं पड़ेगा 55 इससे छोटा 36, 95 बड़ा है, 73 भी बड़ा है, फिर 60 बड़ा है, 42 बड़ा है। इस तरह से मुझे चेक नहीं करना पड़ेगा, मैं जस्ट एक ही नजर डाल के बता सकता हूँ कि ये सबसे कम मार्क्स इस स्कूल में इस क्लास में 25 मार्क्स आए, और सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स थे, हाईएस्ट मार्क्स जो थे वो 62 है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने का। और भी बेनिफिट्स हैं इसमें, मीडियन और मोड निकालने के होते हैं जो अभी आगे
एक्सरसाइजेज में आएंगे। तो ये हमारा रॉ डेटा था, रॉ डेटा यानी कि अनग्रुप डेटा एक तरह से, और ये हमारा एक ऑर्गेनाइज डेटा है। छोटी सी ऑर्गेनाइज करा है हमने, कम ही ऑर्गेनाइज करा है, बट इट इज ऑर्गेनाइज। इससे ज्यादा हम इसमें अभी नहीं कर सकते थे जब तक हमें टेबल्स के बारे में नहीं पता चलेगा। सो इसके बाद में हमारे पास आता है रेंज ऑफ डेटा। रेंज आपने करा हुआ है, रेंज ऑफ डेटा क्या होता है, जो लीस्ट वैल्यू होती है ऑब्जर्वेशन जो होती है और जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होती है, उसके डिफरेंस को हम रेंज ऑफ डेटा बोलते हैं। ये प्लीज नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। रेंज निकालने के लिए आता है फाइंड द रेंज ऑफ गिवन डेटा, तो उसमें क्या करना होता है, आपको हाईएस्ट वैल्यू में से लीस्ट वैल्यू को माइनस करना होता है। प्लीज ध्यान रखना इसमें, चलो जो क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। बस अभी फिलहाल के लिए ये ध्यान रखना कि इसमें हम फ्रीक्वेंसीज को माइनस नहीं करते हैं, इसमें हम डेटा की वैल्यूज को माइनस करते हैं। ठीक है, ये इन वैल्यूज में से हम माइनस करेंगे। फ्रीक्वेंसीज क्या होती है आपको शायद पता हो, पर अभी मैं नहीं बता रहा, आगे हम करेंगे तभी बताऊंगा। तो फिलहाल बस ये ध्यान रखो, रेंज ऑफ डेटा अगर हमें निकालनी है तो हमें लीस्ट वैल्यू में से, सॉरी हाईएस्ट वैल्यू में से लीस्ट वैल्यू को माइनस करना है। तो यहाँ पर अगर देखोगे इसकी अगर रेंज निकालनी है तो हमें 95 में से किसको माइनस करना होगा, 25 को। 95 कहाँ गया हो गया, इसमें 95 लिखना भूल गया, सॉरी यहाँ पर 95 भी होगा। तो 95 में से हम 25 को माइनस करेंगे विच गिव्स अस 70। ओके, तो ये रेंज ऑफ डेटा होगी। रेंज ऑफ डेटा क्लियर है सबको, कुछ पूछना है इसके बारे में? क्लियर सर। ओके, ये क्वेश्चन 1 मार्क का आता है। आपने वैसे ये 7th और 8th क्लास में भी करा है, अगर एक्स्ट्रा बुक्स में से क्वेश्चंस करे होंगे तो उसमें भी था ये। सर 7th में नहीं किया, 8th में किया है। तो रेंज ऑफ डेटा यू नो। उसके बाद में हमारा आता है सेकंड जो फॉर्म है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की, वो है अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो अनग्रुप्ड जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी ग्रुपिंग नहीं कर सकते। सपोज करो ब्लड ग्रुप्स वाले ही ले लो, मुझे ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं कि ब्लड ग्रुप्स हैं कुछ स्टूडेंट्स के कलेक्टेड, तो उनकी एक टेबल बनाओ। तो ऑब्वियसली मैं ब्लड ग्रुप्स को ऐसे नहीं लिख सकता कि ए से लेकर बी तक के इतने बच्चों के ब्लड ग्रुप्स हैं, बी से लेकर सी तो है तो होता ही नहीं है, बी से लेकर ओ तक के ब्लड ग्रुप्स के इतने बच्चे हैं। उसको मतलब ग्रुपिंग नहीं कर सकते, उसमें क्लास इंटरवल्स नहीं डाल सकते, उसको उस कंडीशन को हम अनग्रुप्ड बोलते हैं। अभी जैसे एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, पहले ये मार्क्स कंसीडर करो, हमें 100 मार्क्स में से 30 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स दिए हुए क्लास 10 के, दीज आर द मार्क्स 30 स्टूडेंट्स के, और इसको टेबल में हमें अनग्रुप्ड टेबल में कन्वर्ट करना है। अनग्रुप्ड टेबल में अगर हमें कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो भी वैल्यूज हैं उनको एज इट इज पुट कर देते हैं। 10 से स्टार्ट करते हैं, जैसे 10 है, 20 है, फिर उसके बाद में उससे बड़ा नंबर कोई होगा तो वो रखेंगे। इन दिस वे हमें इस तरह से एक टेबल मिल जाएगी। जितनी भी वैल्यूज हैं जो रिपीटेड नहीं है, जो रिपीटेड है उनको 2 बार नहीं लिखना है, उनको एक ही बार लिखना है। तो लीस्ट टाइम जो आपका 1 टाइम जो भी हमारी यहाँ पर वैल्यूज आई है वो हमने यहाँ पर लिखनी, और फिर उनके बेस पर हम इसमें से चेक करते हैं कि जो 10 है वो कितनी बार आया है, जो 20 है वो कितनी बार आया है, जो 36 है वो कितनी बार आया है, जो 40 है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो उसके बेस पर हम ये ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर लिख लेते हैं कि 10 बस एक ही बार, यानी एक ही स्टूडेंट के मार्क्स 10 आए हैं। 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 1 स्टूडेंट के। 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के, 40 मार्क्स। तो दिस इज हाउ हम ये टेबल बना लेते हैं, जिसको हम अनग्रुप्ड टेबल बोलते हैं। ऑब्वियसली ये थोड़ी सी डिफिकल्ट तो नहीं बट लेंथी एक्सरसाइज है। अगर मान लो यहाँ पर और भी ज्यादा नंबर्स होते हैं, या 200 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स दिए होते हैं, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए होते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सबके मार्क्स यहाँ पर ऐसे लिखो 100 मार्क्स हैं। अगर आउट ऑफ 100 है तो 1 भी आए होंगे, 0 भी आएंगे, तो आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 100 तक सारी वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, और फिर उसमें से देखना पड़ेगा कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। बहुत लंबी एक्सरसाइज रहेगी, और इतनी लंबी टेबल बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज उससे इंफॉर्मेशन तो कुछ क्लियर होगी नहीं।
तो अनग्रुप्ड डेटा हम मोस्टली उन केसेस में निकाल बनाते हैं जिसमें हमें वैल्यूज न्यूमेरिकल नहीं कैसी दी होती हैं, अल्फा न्यूमेरिकल, जैसे ब्लड ग्रुप्स हो गए या नेम हो गए या फिर डिजीज के रिलेटेड कुछ डेटा है कि कितने किस डिजीज का कितने हैं। सलोनी वही बता रहा हूँ, लेट मी कम टू दैट। अगर अनग्रुप्ड डेटा होता है तो हम टैली मार्क्स का यूज नहीं करते हैं। एक्चुअली तो ये होता है कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम टैली मार्क्स का यूज नहीं करते हैं, हम टैली मार्क्स का यूज कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं जो अभी आएगा। तो टैली मार्क्स का यूज, लेकिन आपके टीचर, टैली मार्क्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर टीचर अगेन। ये एक और चीज है जो आपके टीचर्स पर डिपेंड करेगी कि वो टैली मार्क्स लगवाते हैं या नहीं लगवाते हैं। कई टीचर्स करवाते हैं कि नहीं टैली मार्क्स आपको यूज करने हैं, कई टीचर्स कहते हैं कि नहीं टैली मार्क्स की जरूरत नहीं है। तो आप अपने स्कूल के बेस पर चलोगे, टैली मार्क्स इफ दे आर आस्किंग यू टू यूज तो आप टैली मार्क्स यूज करोगे, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं जरूरत है तो आप नहीं करोगे। बट जो प्रॉपर वे होता है अनग्रुप्ड डेटा की, जो हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल होती है उसमें हम टैली मार्क्स का यूज नहीं करते। जो कॉन्टिन्यूस आएगी जिसमें ग्रुप्ड डेटा होता है उसमें हम टैली मार्क्स का यूज करते हैं, बिकॉज उसमें वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है और उनको हमें टैली करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर हम टैली मार्क्स ना लगाएं तो। ठीक है, तो ये हमारी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मैंने बताया कि हम इसमें मोस्टली इन टेबल्स का यूज हम मोस्टली तब करते हैं जब हमारे पास अल्फा न्यूमेरिकल या फिर अल्फाबेटिकल वैल्यूज होती है ना। अगर मेरे को ये बोला कि आप अपने कॉलोनी में किस किस जो कुछ डिजीज है कि पोलियो, वायरल फीवर, टाइफाइड और चिकन पॉक्स, इससे रिलेटेड जो केसेस हैं वो कितने कितने हैं वो उनकी एक लिस्ट बनाओ। तो ऑब्वियसली मैं उसमें यहाँ पर डिजीज का नाम लिखूंगा जो भी हमारी डेफिशिएंसीज या डिजीज हैं, और यहाँ पर मैं लिखूंगा उनके नंबर ऑफ केसेस। उस केस में मैं ग्रुप्ड डेटा नहीं बना सकता जैसे 10 to 20, 20 to 30 जो हम प्रीवियस क्लास में बनाते थे। उस केस में मुझे यहाँ पर डिजीज का नाम लिखना होगा, डेफिनेट सेम, और उसके आगे मुझे नंबर ऑफ केसेस लिखने होंगे। दैट इज कॉल्ड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें ये हेल्पफुल होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज में ये इतनी हेल्पफुल नहीं है। देखो कुछ आपको सीक्वेंस भी ढंग से नहीं दिख रहा होगा कि 10 है फिर 20 है फिर उसके बाद 36 है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिखे और उनकी रिपीटिशन कितनी हुई है जस्ट वो लिख दिया है। फाइन। तो अनग्रुप्ड डेटा का आप यूज करोगे जब आपको अल्फा न्यूमेरिकल या अल्फाबेटिकल वैल्यूज दिए होंगे। उसके बाद में आता है ग्रुप्ड डेटा। आपका ग्रुप्ड में क्या होता है? हाँ, वो अनग्रुप्ड डेटा था बच्चे, अनग्रुप्ड डेटा नहीं था। डेटा जो डेटा दिया हुआ था वो अनग्रुप्ड था, टेबल अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी। टेबल को आप कभी भी अनग्रुप्ड डेटा नहीं बोलोगे। टेबल जब भी बनी होगी तो वो चाहे वो कैसी भी हो, वो आपकी टेबल ऑर्गेनाइज डेटा की ही होगी, बस उसमें डिफरेंस ये होगा कि क्या वो ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है। अभी क्लियर हो जाएगा कि ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड में मेन डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, वो आपने टेबल देखी थी, अब ये वाली टेबल देखना जो हम बनाएंगे। So, what does grouped means here? Because उस वाली टेबल में भी हमने उसे एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगाया था। Yes. तो ग्रुप्ड का क्या मतलब है यहाँ पे? बता रहा हूँ, अब इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। आप देखोगे ग्रुप का मीनिंग होता है कि हम ग्रुप और भी ज्यादा ग्रुपिंग कर देते हैं, उसको कॉलेप्स कर देते हैं डेटा को, या फिर क्या कह सकते हैं कंडेंस कर देते हैं उसको, थोड़ा सा और भी ज्यादा हम छोटा कर देते हैं जिससे एनालाइज करने में इजी हो। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में किया है, यहाँ पर हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज है, मान लो वहां तो सिर्फ 30 थे, सपोज करो मेरे पास 1000 वैल्यूज हैं। 1000 वैल्यूज में अगर मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स मेरे को पता है, ठीक है, तो 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स सपोज करो 500 में से है, कुछ रैंकिंग है उनकी, 500 मार्क्स में से 1000 स्टूडेंट्स के कुछ रैंकिंग आई है। तो वो रैंकिंग 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 150। तो हाउ वुड आई राइट ऑल दोज वैल्यूज इन दैट फॉर्म जो हमने पिछली टेबल में करा था। एक ही टेबल में मुझे 1 से लेकर 500 तक की वैल्यूज लिखना और फिर उनको रिपीटेशन को लिखना डजंट मेक सेंस, है ना। तो ऐसे केसेस में हम जो हमारा डेटा होता है उसको कंडेंस कर लेते हैं इस फॉर्म में।
सपोज करो वी हैव सम डेटा, यहाँ पर मैं सीधे आपको पहले दिखा देता हूँ, इसकी आप पहले ये देख लो डेफिनेशन, उसके बाद ये A data has a large number of values or entries and most of them are distinct. सारी डिस्टिंक्ट हैं, मान लो किसी के नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, बट ऑब्वियसली वो कुछ कैटेगरी के अंडर जरूर फॉल कर रहे होंगे। मान लो 1 से लेकर 100 तक स्टूडेंट है और उनके मार्क्स भी यही आए, फर्स्ट स्टूडेंट के 1 मार्क आए, सेकंड स्टूडेंट के 2 मार्क्स आए, थर्ड स्टूडेंट के 3 मार्क्स आए। तो उन वैल्यूज को मैं अगर अनऑर्गेनाइज्ड टेबल में जो हमने प्रीवियसली करी थी उसमें अगर पुट करूंगा तो मेरे को बहुत सारी एंट्रीज करनी पड़ेंगी। बेटर है कि मैं उन्हें ग्रुप्स में डिफाइन कर लूं कि 10 से लेकर 20 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 20 से लेकर 30 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 30 से लेकर 40 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। उस केस में मुझे एग्जैक्ट मार्क्स तो नहीं पता होंगे, लेकिन मुझे एक रेंज पता होगी कि 10 से लेकर 20 तक इतने बच्चों के मार्क्स आए, मींस ये फेल है। 20 से लेकर 30 तक इतने बच्चों के मार्क्स आए, ये भी फेल है। 30 से लेकर 40 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए, ये पास हो सकते हैं। अगर इनके 1-2 मार्क्स कम है तो इनको ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जा सकता है। 40 से 50 तक आए तो इनकी इतनी परसेंटेज बना सकते हैं। 50 से 60 तक आए तो इनको हम ये ग्रेड दे सकते हैं। तो दैट इज मोर कन्वीनियंट देन उस वाली टेबल की जो हमने अनग्रुप टेबल बनाई थी। ऐसे केस में हमारे पास जो ये इस तरह का ग्रुप आता है, उस मैं एग्जांपल में बताता हूँ। ये एग्जांपल है, आपके पास ये क्लास इंटरवल होगा जिसमें हम ग्रुप्स बनाएंगे, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स बनाएंगे। ये ग्रुप्स कुछ इस तरह से होते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। मान लो ये मार्क्स हैं उन्हीं स्टूडेंट्स के, तो 0 से लेकर 10 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 6 स्टूडेंट्स के। 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स किसके अंडर फॉल करते हैं, 0 से 10 के बीच में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना कि चलो ये बाद में बताऊंगा, अभी एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव। यहाँ सिर्फ आप ये ध्यान रखो कि 0 से लेकर 10 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 6 स्टूडेंट्स के। अगर मैं ये ऐसे नहीं लिखता 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, तो ये 6 वैल्यूज मुझे पूरी की पूरी एज इट इज लिखनी होती है कि 1 मार्क कितने स्टूडेंट के 1 के, फिर 2 मार्क्स आए, फिर 3 मार्क्स आए, 4 मार्क्स आए, 5 मार्क्स आए, 6 मार्क्स आए। तो बहुत लंबी टेबल हो जाती है। यहाँ पर क्या हुआ कि 0 से 10 वाले एक ही कैटेगरी में, एक ही ग्रुप में आ गए। मुझे अब इनको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ये डेटा मेरा थोड़ा कंडेंस हो गया, जिससे मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पता चल जाएगा कि 0 से 10 के बीच में 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। कितने आए वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी, बट आए 0 से 10 के बीच में, जो कि इंपॉर्टेंट था मेरे लिए जानना। 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। 20 से 30, तो देखो यहाँ से 60 तक के मार्क्स के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने रोज बनानी पड़ी, 6 रोज बनानी पड़ी। और अगर ये डिस्टिंक्ट मार्क्स हैं, डिस्टिंक्ट मार्क है कितने स्टूडेंट्स के, 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो अगर मैं इसको ग्रुपिंग नहीं करता तो 40 स्टूडेंट के कम से कम 20-30 तो रोज बन ही जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट के मार्क्स आए होंगे। किसी के 10 आए होंगे, किसी के 0 आए होंगे, किसी के 1, किसी के 21, किसी के 22, किसी के 23। तो यहाँ पर वो सारी वैल्यूज लिखना और फिर यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना बहुत लंबी एक्सरसाइज हो जाएगा और उससे ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन भी मुझे नहीं मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड ग्रुप्ड डेटा, जिसमें हम ये क्लास इंटरवल्स का यूज करते हैं। इस क्लास इंटरवल में जो ये वैल्यू होती है इसको हम लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं, और दिस वैल्यू इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस या डिफरेंस, उसको हम क्लास साइज बोलते हैं। दीज ग्रुपिंग्स आर कॉल्ड क्लासेस और क्लास इंटरवल्स। हर एक क्लास इंटरवल डिफरेंट होता है, प्लीज ये सारे कलेक्टिव क्लास इंटरवल नहीं है। क्लास इंटरवल 0 से 10 का एक क्लास इंटरवल, फिर 10 से 20 का क्लास इंटरवल, 20 से 30 का क्लास इंटरवल। और इनका जो साइज होता है, इनकी जो वैल्यूज होती है, 0 से 10 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो उसको हम क्लास साइज बोलते हैं या क्लास विड्थ बोलते हैं। इन ईच क्लासेस, दीज क्लासेस, जो लीस्ट नंबर होता है इसको हम लोअर क्लास लिमिट, और जो हाईएस्ट नंबर होता है उसको हम अपर क्लास लिमिट बोलते हैं। एवरी क्लास इंटरवल हैव डिफरेंट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट्स। यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 20 है। तो सभी क्लास इंटरवल्स की लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफरेंट होंगी। और फ्रीक्वेंसी, हम इनको जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं इनको हम फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं, जिनको एफ आई से भी डिनोट करते हैं। एफ होता है उसके आगे छोटा सा आई लगा होता है, वो भी आएगा बाद में।
तो इसको हम ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। गॉट इट? समझे थोड़ा बहुत? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हाँ बच्चों बोलो। सर जो आपने पिछले वाला एग्जांपल हमें बताया था टेबल वाला, फ्रीक्वेंसी टेबल, उसके अंदर भी हम क्लास इंटरवल्स बना सकते हैं? उसके ही क्लास इंटरवल बना के हमने फिर इस ऐसे करा है। वो जब उसके क्लास इंटरवल बनाओगे तो फिर ग्रुप डेटा ऐसा हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ। वैसे बनाओगे, उस मेथड से बनाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा और समझने में मुश्किल होगा। अनदर थिंग, हम न्यूमेरिकल वैल्यूज का वो वाली टेबल अवॉइड करते हैं बनानी, बिकॉज वो तो अप्रोप्रिएट नहीं होती है, उससे हमें कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो बेटर टू यूज, वैसे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि यूज क्लास इंटरवल्स टू रिप्रेजेंट दिस डेटा। इस पूरी ये जो पूरी टेबल होती है इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। प्लीज ध्यान रखना, वहां पर ये नहीं लिखा होगा कि टेबल बनाओ, वहां लिखा होगा रिप्रेजेंट दिस डेटा इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस टेबल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी वे की हो सकती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड हो सकती है, अनग्रुप्ड हो सकती है। अब ग्रुप्ड में भी हमारी दो कैटेगरीज होती हैं। ग्रुप्ड में हमारी क्या क्या कैटेगरीज होती हैं? एक तो होती है कॉन्टिन्यूस या एक्सक्लूसिव, और एक होती है इंक्लूसिव। ये टर्म्स प्लीज ध्यान से देखना, मतलब इनके बेस पर क्वेश्चंस तो जो होंगे उनका इन टर्म्स से कुछ लेना देना नहीं है। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे होना है। बट कई बार ऐसा होता है कि डेफिनेशंस के बेस पर वो लिख देता है कि इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिखो, इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में लिखो या इंक्लूसिव फॉर्म में लिखो। तो बस उसको थोड़ा सा देख लेना ध्यान से, व्हाट इज एक्सक्लूसिव फॉर्म एंड व्हाट इज इंक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म होती है जिसमें हम अपर लिमिट को कंसीडर नहीं करते। जैसे प्रीवियस वाली हमारी टेबल थी, ये एक टेबल है, इसमें हमारे पास क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एंड दिस वाज आवर क्लास इंटरवल, दीज आर आवर क्लास इंटरवल्स, और ये हमारी फ्रीक्वेंसीज थी। तो इसमें क्या होगा, देखो 10 तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम 10 को इंक्लूड नहीं करते। मींस इस 0 से 10 के बीच में हमें जो वैल्यूज, उन स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखने हैं जिनके 10 से नीचे नीचे मार्क्स आए। 10 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, आप 0 से 10 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 9 या 9.5 या 10 से जो छोटे मार्क्स हैं सिर्फ उनको इंक्लूड करोगे, 10 को इंक्लूड नहीं करोगे। 10 कहाँ इंक्लूड होगा? नेक्स्ट वाली क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा। यहाँ पर आप 10 से 20 है तो 20 से छोटे वाले मार्क्स लोगे, 20 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। मीन्स इसका मतलब है कि 10 से 20 अगर यहाँ लिखा है तो ये जो 7 स्टूडेंट्स हैं इनके मार्क्स 20 से कम आए हैं। 10 के इक्वल या 10 से ज्यादा, लेकिन 20 से कम, 20 के इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर 20 के इक्वल या उससे ज्यादा बट 30 से कम, 30 या 30 से ज्यादा बट 40 से कम। तो इसको हम एक्सक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं या कॉन्टिन्यूस फॉर्म होते हैं, जो कि प्रॉपर वे यही होता है कि आप हायर जो आपकी अपर लिमिट है उसको इंक्लूड नहीं करोगे जब आप डेटा रिप्रेजेंट करोगे। अगर आप किसी डेटा का टेबल बना रहे हो तो फर्स्ट क्लास अगर 0 to 10 है तो उसमें 10 वाले काउंट नहीं करोगे। 10 वाले किस में आएंगे? इस क्लास में आएंगे। समझे? किसी को डाउट? सर हाँ बच्चे बोलो। सर फिर ऐसे तो सेकंड कॉलम में भी हम 11 से 20 के बीच में काउंट करेंगे? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ बच्चे, आपने सुना नहीं? 0 से 10 है तो यहाँ 10 काउंट नहीं होगा, 10 यहाँ काउंट होगा। 10 से हाँ बच्चे बोलो। मीन्स ये 1 to 9 तक आ सकता है इसके बीच में। 1 to 9, और अगर डेसिमल में है तो 9.5, 9.75 कुछ भी, बट 10 से छोटा होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, जो हमारी अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म का रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? इसकी जो अपर लिमिट होगी वो इसकी लोअर लिमिट होगी, इसकी अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट अगर ये मैच कर रही है तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। दैट मींस ये एक एक्सक्लूसिव फॉर्म है जिसमें आप ये वैल्यू से कम वाली वैल्यूज ही इस क्लास इंटरवल में कंसीडर करोगे। आप 10 को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। 10 से छोटी वैल्यूज चाहे वो 9.99 ही क्यों ना हो वो भी इसमें आ जाएगी, बट 10 इसमें नहीं आएगी। 10 किस में आएगी? यहाँ पर ही आएगी। यहाँ पर फिर 19 या 19 से ऊपर बट 20 से नीचे वो वैल्यूज आएंगी। 30 इंक्लूड नहीं होगी, 40 नहीं होगी, 50 नहीं होगी। तो हाईएस्ट वैल्यू जो है अपर लिमिट्स है वो इंक्लूडेड नहीं होती। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एक्सक्लूसिव फॉर्म। फाइन? आज किस यस सर, रिपोर्ट Yes, कार्ड sir. में मार्क्स, क्या बच्चे? रिपोर्ट कार्ड में ग्रेड्स ऐसे ही लगते हैं।
हाँ, रिपोर्ट कार्ड में ग्रेड्स ऐसे ही लिखते हैं एग्जैक्टली। सो रिपोर्ट कार्ड में ये होता है कि अगर डेसिमल 0.1 वैल्यू भी आपकी कम रह गई तो वो दूसरे ग्रेड में शिफ्ट हो जाती है, वो फिर इस ग्रेड में नहीं आती। ये ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड है। अगर 80 ये इसको उन्होंने डिफाइन कर रहा है जीरो, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, ये ए ग्रेड है कि 50 से 60 वालों के ए ग्रेड होंगे। तो अगर वो 49 हो गए तो वो यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, वेदर यहाँ पर लिखा है 40 to 50, बट यहाँ पर वो 49 वाला इसी ग्रेड में आएगा, बी ग्रेड। तो 0.1 मार्क से भी आपके 1% से भी आपकी ग्रेड चेंज हो सकते हैं। दैट्स व्हाई दे लिफ्ट अप दैट ग्रेड सिस्टम लेटर। उन्होंने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने कि ग्रेड सिस्टम स्टार्ट करते हैं, बट उससे क्या हो रहा था कि मान लो 50 से 60% किसी के आ रहे हैं, तो 50 वाले भी ए ग्रेड में आ रहे हैं और 60 वाले भी ए ग्रेड में आ रहे हैं, विच सीम्स बिट, मतलब किसी को मार्क्स तो पता होते नहीं थे कि इसके 50% है या फिर 60% है। वो तो बस ए ग्रेड है तो ए ग्रेड से यही कंसीडर करते थे कि इसके 60% आए होंगे, बिकॉज उसमें मार्क्स डिफाइंड नहीं होते थे, उसमें मेंशन नहीं होते थे। तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि जिसके 60% आया वो भी ए ग्रेड में आ रहा है, उसको भी सब कह रहे हैं कि ए ग्रेड वाला बच्चा है, और जिसके 50% आया वो भी ए ग्रेड में आ रहा है। तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, दैट्स व्हाई दे लिफ्ट अप दिस सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग। तो ये हमारी कॉन्टिन्यूस फॉर्म थी, और उसके बाद में आती है इंक्लूसिव फॉर्म, जिसमें हम इंक्लूसिव फॉर्म में पहली बात तो रिकॉग्नाइज करने का यही तरीका होता है कि उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट कॉन्टिन्यूस क्लासेस की डिफरेंट होती हैं। जैसे कि यहाँ पर है एग्जांपल, यहाँ पर आप देखोगे 0 से 10, 0 से 10 है तो यहाँ 0 और 10, 0 भी इंक्लूडेड होगा, 10 भी इंक्लूडेड होगा, बिकॉज यहाँ पे किससे स्टार्ट है, 11 से 20 है। तो 0 से 10 वाले 6 हो गए, 11 से 20 वाले 7, तो यहाँ पर 0 वाले भी इंक्लूडेड होंगे, 10 वाले भी इंक्लूडेड होंगे, 11 वाले इसमें होंगे, 20 वाले होंगे। तो इसको रिकॉग्नाइज आपको करना है कि अपर लिमिट, ओके गौरी, यस आई होप तुम्हें आता होगा। स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग इट, आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब, तो आप देख लेना। सर पता है। ठीक है, तो यू मे लीव। सो ये हमारी कॉन्टिन्यूस क्लासेस नहीं है, साफ दिख रहा है, ये 10 है, ये 11 है, 20 है, ये अगर इक्वल नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूस क्लास नहीं है। और दैट्स व्हाई ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, डिसकंटीन्यूअस फॉर्म या फिर इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव इसलिए क्योंकि इसमें अपर लिमिट इंक्लूडेड है, डिसकंटिन्यूड इसलिए क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसमें हमारे पास क्या फ्लो आता है, देखो क्या इसमें प्रॉब्लम होती है। सपोज करो किसी स्टूडेंट के 10.5 मार्क्स हैं, तो वो किस में फॉल करेगा, वो तो ना तो इसमें आ पाएगा ना इसमें आ पाएगा। ये तो 10 तक है और ये 11 से स्टार्ट है, तो उस बच्चे को हम कहाँ पर पुट करेंगे, उसकी वैल्यू हम कहाँ पर मेंशन करेंगे। दैट्स व्हाई अगर हमारे पास ये ऐसी कोई फॉर्म आती है डिसकंटिन्यूड फॉर्म, इसको सॉल्व करने के लिए आता है, तो हमें पहले उसे कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं जब क्वेश्चन आएंगे, वैसे आपको पता होगा कि हम कुछ वैल्यूज प्लस माइनस करते हैं, बट वो क्वेश्चन आएंगे हम तभी करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस ये समझो कि डिसकंटिन्यूड फॉर्म क्या होती है और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या होती है। डिसकंटिन्यूड फॉर्म इस फॉर्म में होती है, और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जो मैंने पीछे दिखाई थी जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट कॉन्टिन्यूअस क्लासेस की सेम होती है, उसको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। वो ही फॉर्म हमारी एग्जैक्टली जो है प्रॉपर फॉर्म होती है। ये भी हमारी एक तरह से इम्प्रॉपर फॉर्म है, इसको हम मोस्टली तब यूज करते हैं जब हमारी वैल्यूज डेसिमल में नहीं आनी होती। मान लो मुझे रन्स लिखना है कि किसी के क्रिकेट में किसी बैट्समैन के कितने रन्स हैं, तो 0 से 10, 11 से 20 लिख सकता हूँ, क्योंकि रन 10.5 तो होने से रहे। किसी जो हमारा क्रिकेटर था, जो बैट्समैन था, उसने स्कोर किया 10.5, तो ऑब्वियसली उस केस में मुझे यहाँ पर कॉन्टिन्यूस क्लासेस की जरूरत नहीं है। 0 से 10 कितने कितने बैट्समैन ने स्कोर करे, 11 से 20 किसने करे, 10.5 तो स्कोर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें इसमें कॉन्टिन्यूस की जरूरत नहीं होगी। बट बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हम इसको लेकर सॉल्व करें क्वेश्चंस, हमें इनको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना ही करना पड़ेगा अगर आपका क्वेश्चन आता है, जो कि आएगा। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं जिससे उनका आंसर हो जाता है इनकरेक्ट। जब भी आपके पास डिसकंटिन्यूड फॉर्म आएगी, आपको उसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारी दो टाइप के फॉर्म्स थी, और डेटा का मैंने आपको बता दिया कि डेटा क्या था, किस टाइप का था। बाकी मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब इसके अलावा मेरे ख्याल से इसके लिए फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ और नहीं बचा है बताने के लिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें से 2-3 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, बाकी आप करोगे उसी के बेस पर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में आई होप पूरी हो जाएगी, फिर हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ्स इसके।
और उसके बाद में मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो आई होप 2 या 3 सेशंस में ये ओवर हो जाएगा चैप्टर। और कल आपकी वही फर्स्ट चैप्टर की अगेन कंटिन्यू होगी क्लास, वही 3 o'clock। तो यहाँ तक मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आस्क मी। हाँ बच्चे। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप पर भेज दीजिए। हाँ बच्चे, मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। हाँ, बिट इंटरेस्टिंग चैप्टर अभी तक तो है, आगे भी हो आई होप।